ठीक है। कल हम आपको बताए थे व्यंजन संधि के बारे में। किस संधि के बारे में? व्यंजन संधि के बारे में। पीछे से बाबू आगे आ जाओ तुम लोग। व्यंजन संधि बताइए कौन सा संधि? व्यंजन संधि। आगे आओ, आगे तुम लोग है। सुनिए, व्यंजन संधि के बारे में बताए थे आप लोग। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि में नया वर्ण किस रूप में बनता है बताइए। व्यंजन संधि में नया वर्ण किस रूप में बनेगा? व्यंजन के रूप में। अच्छा, व्यंजन किसे कहते हैं बाबू? है, ध्यान से समझेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं तो व्यंजन के बारे में आपको हम बताए थे। क से लेकर और कहां तक? ज्ञ तक का जो वर्ण होता है इसी का नाम क्या होता है? व्यंजन वर्ण। इसी का नाम क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। तो यहाँ जो भी वर्ण बनेगा आपस में संधि करके जो भी नया वर्ण बनेगा वो किस रूप में बनेगा बताइए? व्यंजन के रूप में। किस रूप में? व्यंजन। क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण को ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। अच्छा, इसे व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण करने के लिए हम स्वर वर्ण की क्या लेते हैं? सहायता लेते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के? दो, स्वर वर्ण और व्यंजन। इसमें देखिए नियम कह रहा है कि यदि ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? चार। बताइए ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है? एक तो आता है अ, एक आता है छोटी ई, एक आता है छोटा उ और एक आता है री। एक क्या आता है? री। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? चार। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? सात। अन और अ को छोड़कर। किसको छोड़कर? अन और अ को छोड़। विसर्ग कितने होते हैं? दो, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह का। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं बाबू? चार। तो इसमें जो भी आएगा ना ह्रस्व स्वर आएगा। जैसे देखिए यहाँ त्र आप देख रहे होंगे तो त्र को त्र जमा अ लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा परी लिखा गया है ना, तो परी में बताइए कौन सा ई है? हर्षई है कि दीर्घई है? बताइए, हर्षई है। तो ई भी अ है, तो अ भी ह्रस्व स्वर है और यहाँ ई भी क्या है? ह्रस्व स्वर है ना बाबू? तो कह रहा है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद, तो बताइए त्रा में क्या है? अ है। अब परी में क्या है? ई है। दोनों ह्रस्व है कि नहीं है? यदि ह्रस्व के बाद छ आएगा, क्या आएगा बाबू? छ। च के बाद क्या आता है? छ। यदि ह्रस्व के बाद क्या आएगा? छ आएगा। तो छ के पहले हम लोग च लगा देंगे। छ के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? च लगा देंगे। अरे बाबू, छ के पहले क्या लगा देंगे बताइए? च। यानी च छ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? च छ। क्या लिखेंगे? च छ लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा बताइए, अ ह्रस्व है कि दीर्घ है? अ क्या है? ह्रस्व है। अच्छा बताइए, ई ह्रस्व है कि दीर्घ है? तो कह रहा है कि अगर ह्रस्व के बाद क्या रहेगा बाबू? छ रहेगा। क्या रहेगा? छ। तो इस छ के पहले हमको क्या लिखना है बताइए? च। इस छ के पहले क्या लिखना है? च लिखना है। तो देखिए छत्र जमा छाया, छत्र जमा छाया बनेगा छत्र छाया। यहाँ पे देखिए छ के पहले क्या आ गया? च आ गया। क्या आ गया? च आ गया। उसी तरह बताइए परी में बताइए बाबू छोटी ही है तो ह्रस्व है। ह्रस्व के बाद अगर क्या आएगा? छ, तो छ किस में बदल जाएगा? च और छ में। तो यहाँ पे देखिए परी जमा छेद परिच्छेद होता है, छत्र जमा छाया छत्र छाया होता है। ठीक है, तो इसमें समझना क्या है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आएगा तो छ के पहले आधा च का प्रयोग होगा। च स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? बताइए, व्यंजन वर्ण है। इसलिए इस संधि का नाम क्या होगा? व्यंजन संधि। क्वेश्चन पूछेगा छत्र छाया किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि। क्या व्यंजन संधि का कोई भेद होता है? नहीं होता। लेकिन स्वर संधि का भेद होता है कि नहीं होता? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अब स्वर संधि के कितने भेद? 5। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि। पांचवा क्या होगा? अयादि संधि। कोई दिक्कत बाबू? हम लोग कौन सा संधि पढ़ रहे हैं जरा बताइए? व्यंजन संधि। उच्चारण किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उज्ज्वल कौन संधि? व्यंजन संधि। कोई दिक्कत आपको? उज्ज्वल व्यंजन संधि होता है। अब इसके बाद देखिए बाबू अगला नियम क्या कह रहा है, जरा गौर से समझेंगे। अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम ये है
कि यदि म के बाद, यहाँ पे देखिए, यदि स के बाद, किसके बाद बाबू? स के बाद। ध्यान से समझना है, एक एक नियम काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, और आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे ये चीज यही याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। बताइए यह कौन सा स है, जरा हमें बताइए, ये कौन सा स है? इसको मूर्धन स कह सकते हैं कि नहीं? है, इसको मूर्धन स कहेंगे, मूर्धन स कहेंगे, इसको कहेंगे तालाब्य स, इसको कहेंगे दंत स। तो 3 तरह का स हो गया। कितने तरह का स हो गया? 3 तरह का। एक तो होता है तालाब्य स, एक होता है मूर्धन स, और एक होता है दंत। अच्छा, यहाँ पे कौन सा स कह रहा है बताइए? मूर्धन स। आप देख सकते हैं दोनों में मूर्धन स लगा है कि नहीं लगा? दोनों में क्या लगा है? मूर्धन स लगा है। याद रखिएगा, दोनों में मूर्धन स लगा है। लगा है बाबू? अब क्या कह रहा है नियम, कि यदि मूर्धन स के बाद त हो या थ हो, क्या हो बाबू? त हो या थ हो। मूर्धन स के बाद क्या हो? त हो या थ हो। आप देखिए यहाँ पे त है और यहाँ पे क्या है? थ है। अब करना क्या है हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि जहां त होगा तो त को हम लोग को चेंज कर देना है किसमें? त में। किसमें चेंज करना है? त में। और जहां थ आएगा ना बाबू, तो त के बाद क्या आता है? थ। तो जैसे त को ट में बदले तो त के बाद क्या आता है? थ। उसी तरह ट के बाद क्या आता है? ठ। बस यही काम करना है, त को बदल देना है ट में और थ को बदल देना है थ में। बताइए त और ठ व्यंजन है कि स्वर है? इस संधि का नाम क्या देंगे? व्यंजन संधि। यहाँ पे आप ये जो हलंत देख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी भी अगर वर्ण के नीचे हलंत है, इसका मतलब है वह आधा है, इसका मतलब है वो आधा है। यहाँ पे देखिए स में हलंत लगा है ना बाबू, स में क्या है? हलंत है। यहाँ हलंत छूटा है, यहाँ हलंत होगा। उत्कृष्ट है, क्या है? उत्कृष्ट है। और यहाँ पे क्या है? त के बदले हमको लिखना क्या है? तो नया हमारा शब्द बनेगा उत्कृष्ट है। क्या बनेगा? उत्कृष्ट बनेगा। क्या बनेगा? उत्कृष्ट। तो कहेगा उत्कृष्ट जमा त, इसका संधि करने पर हमको शब्द क्या प्राप्त होगा? उत्कृष्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? उत्कृष्ट प्राप्त होगा। अच्छा, प्रिस माने होता है पेज, प्रिस माने पेज होता है, जो आप पेज कहते हैं ना, पेजी, उसी को हम लोग प्रिस कहते हैं। प्रिस संस्कृत वर्ड है। कौन सा वर्ड है? संस्कृत। और यहाँ पे समझिएगा, अब ये प्रिस है और स है, तो आधा स हो जाएगा, आधा स हो जाएगा ना, ये तो आधा स हो जाएगा। अब बताइए थ के बदले हम लोग को किसका प्रयोग करना है? ठ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? थ का। तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा, जरा बताइए? पृष्ठ बनेगा। ठीक है, पृष्ठ संख्या होता है, पृष्ठ संख्या संस्कृत में कहा जाता है कि पृष्ठ संख्या 12 पर देखिए, मतलब आपका जो पेज नंबर क्या होता है? 12, उसी को पृष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृष्ठ। पृष्ठ माने पेज होता है, समझ रहे हैं ना? तो आप बताइए यहाँ पे थ का प्रयोग किसके बदले किया गया है? थ के बदले। आप बताइए यहाँ पे जो आप लिखे हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट लिखे हैं, तो ट का प्रयोग किसके बदले किया गया है? त। और वही तो करना है कि त के बदले ट का प्रयोग कर देना है और थ के बदले ठ का प्रयोग। कोई दिक्कत आपको? त और थ बताइए, त और थ कौन सा वर्ण होगा? कौन सा वर्ण होगा? व्यंजन वर्ण होगा। इसलिए इस संधि का नाम व्यंजन संधि हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? व्यंजन। क से लेकर ज्ञ के रूप में जब भी किसी नए वर्ण का निर्माण होगा तो वह संधि आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। अ से लेकर अ के रूप में अगर कोई भी नया वर्ण बनेगा तो वह आपका स्वर संधि कहलाएगा। स्वर संधि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे पूछेगा विद्यालय, हिमालय, प्रतीक्षालय किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का। स्वर में किसका? दीर्घ संधि का। कहेगा कि महेंद्र हो गया, कविंद्र हो गया, महिष हो गया, नदीश हो गया, किस संधि का उदाहरण है? ये सब गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि भी आपका स्वर संधि होता है। गुण संधि भी क्या होता है? कहेगा प्रतीक जो है, प्रतीक किस संधि का उदाहरण? यण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? यण संधि। प्रतीक जो है आपका
यण संधि का उदाहरण है। कहेगा नयन, नयन या पवन, समझ रहे हैं ना, तो नयन, पवन या आपका नायिका, समझ रहे हैं ना, ये किस संधि का उदाहरण है? ये सब अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि है। कोई दिक्कत आपको? एक वृद्धि संधि होता है। वृद्धि संधि का उदाहरण कोई बताएगा? है वृद्धि संधि का उदाहरण आप बता सकते हैं कि नहीं? बोलिए। अकैक किस संधि का उदाहरण है? बताइए। अकैक, तथैव, अकैक और तथैव किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये आपको समझ में आ गया? उत्कृष्ट और पृष्ठ, यही ना था। अब अगला नियम देखिए क्या कह रहा है। अगला नियम क्या कह रहा है, जरा गौर से देखेंगे। अगला नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अगला नियम परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछने वाला नियम है। अगला नियम परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा है। ये अगला देखिए, इसमें नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है ना कि यदि म के बाद, किसके बाद बाबू? म, इसमें आएगा म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन होगा या उष्म व्यंजन होगा। अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन, जरा हमें आप बताएंगे। यहाँ अंतस्थ व्यंजन आप दिख रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन व्यंजन आता है? य, र, ल, व। क्या आएगा बाबू? य, र, ल, व। या उष्म व्यंजन, कौन व्यंजन? तो उष्म व्यंजन में आएगा तीनों स और ह, तीनों स और ह। उष्म व्यंजन में तीनों स, ये कौन सा स है? तालाब्य स। ये कौन सा स है? मूर्धन स। ये कौन सा स है? और इसके साथ साथ क्या होगा? ह। बाबू होगा क्या? जो म होगा उसी का अनुस्वार हो जाएगा। जो म होगा ना, जो म होगा ना, उसी का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार आप समझते हैं, ऊपर जो बिंदु लिखा जाता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और ये जो अनुस्वार होता है ना, इसका दो उच्चारण होता है, एक न के रूप में और एक म के रूप में। एक न के रूप में और एक म के रूप में। जैसे आप कहिएगा संसार, संसार, यहाँ पे इसको संसार पढ़िएगा कि संसार पढ़िएगा? संसार पढ़िएगा। संसार होगा, देख समझ रहे हैं ना, यहाँ संसार है ना, तो संसार होता है, समसार नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? समसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका उच्चारण न भी होगा और म भी होगा। समझ रहे हैं ना? संलाप होगा, संरक्षण होगा, संयोग होगा, संशय होगा, संसार होगा, संहार होगा। क्या होगा? संहार। इसका उच्चारण न भी होगा और म भी होगा। ऐसे सुनिए, जैसे आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि यदि म के बाद, किसके बाद बाबू? म के बाद, ये म देख रहे हैं आप? कह रहा है कि म के बाद चाहे अंतस्थ व्यंजन हो, माने य, र, ल, व, ये चार है, या उष्म व्यंजन हो, तालाब्य स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये चार हो गया ना। ये चारों आएगा ना, तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। सम जमा योग क्या बनेगा? संयोग बनेगा। क्या बनेगा? संयोग। सम जमा रक्षण क्या बनेगा? संरक्षण। सम जमा लाभ क्या बनेगा? संलाप बनेगा। क्या बनेगा? संलाप। बताइए, सम जमा सय क्या बनेगा? संशय बनेगा। सम जमा सार क्या बनेगा? संसार। सम जमा हार क्या बनेगा? संहार। आप देखिएगा परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि सम जमा सम जमा कृत, सम जमा कृत। अब यहाँ पे देखिएगा, सम जमा कृत दिया हो या सम जमा कृति दिया हो, ध्यान से समझिएगा। सम जमा कृत दिया हो, सम जमा कृति दिया हो, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर आप यहाँ पे म के बाद कहीं देखिएगा, यहाँ कहीं क का चर्चा नहीं ना किया है, कहीं क का चर्चा नहीं किया है। याद रखिएगा कि जब इसमें नियम क्या होता है कि जब म के बाद क से अगर कोई शब्द शुरू होगा, जैसे कृत हो गया या कृति हो गया, इसको बोलते हैं कृत धातु से निष्पन्न शब्द। क्या बोलते हैं? कृत धातु से निष्पन्न शब्द होता है। तो कह रहा है ना कि म का अनुस्वार हो जाएगा। म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और म की जगह पर ना स का आगमन हो जाएगा। किसका आगमन हो जाएगा? स। अच्छा, म आधा है, इसलिए आपको कौन सा स का प्रयोग करना होगा? आधा स का प्रयोग करना होगा। जरा हमें बताएंगे, ये पहला जो शब्द है सम जमा कृत, तो स तो होगा, होगा ना। अब म का अनुस्वार हो जाएगा, तो म का अनुस्वार कर दीजिएगा तो ये सन हो जाएगा। अब म की जगह पर स का आगमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आधा स।
कृत है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कृत, नया शब्द हमारा बन जाएगा संस्कृत। उसी तरह आप जरा बताएंगे सम जमा कृति क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा संस्कृति। यहाँ पे तो म का अनुस्वार होगा ही, साथ ही साथ म के जगह पर स का आगमन हो जाएगा, म के जगह पे स का आगमन हो जाएगा। प्रश्न कैसे पूछेगा, गौर से सुनेंगे। कहेगा संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा सम जमा कृत। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा सम। संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग हो जाएगा आपका सम। इसी तरह से पूछेगा बाबू कि बताओ संयोग में कौन सा उपसर्ग है, सम। अब सन नहीं कह सकते हैं, ऑप्शन में आपको 4 देगा उपसर्ग, आगे आपको हम पढ़ाने वाले हैं। किसी शब्द के पहले अगर कोई शब्दांश जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो उस शब्दांश को ही उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग 3 प्रकार के होंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक हिंदी के उपसर्ग होंगे, एक उर्दू के उपसर्ग होंगे, एक संस्कृत के उपसर्ग होंगे, समझ रहे हैं ना। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं। 3 तरह के उपसर्ग आपको पढ़ना है, हिंदी का उपसर्ग, संस्कृत का उपसर्ग और उर्दू फारसी का उपसर्ग। तो ये आपको भाषा के आधार पे उपसर्ग है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रश्न पूछेगा कैसे, जरा गौर से समझेंगे। कहेगा कि जो संसार है, संसार, इसमें 4 ऑप्शन आपको देगा। 4 ऑप्शन आपको क्या देगा, कहेगा कि पहला उपसर्ग सन है, दूसरा उपसर्ग सम है, सम है, तीसरा उपसर्ग सन है और चौथा उपसर्ग जो है वो सम है, सम है। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही। ऑप्शन बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, क्योंकि ये पूरा म नहीं होगा, पूरा म में गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी नहीं होता है, आप बताइए कोई इस रूप में है, नहीं है। तो 2 चीज आपको समझना है। पहला चीज समझना है कि संयोग जो है वो किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। संयोग का संधि विच्छेद क्या होता है, सम जमा योग। संसार किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जमा सार। और प्रश्न पूछ देगा कि जो संसार है इसका संधि विच्छेद सम जमा सार होता है, इसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग हो जाएगा सम। अच्छा, उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय, उपसर्ग का उल्टा क्या होगा, प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है ना, हिंदी में प्रत्यय जो होता है वो 2 तरह का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय हो जाता है 3 तरह का, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और एक होता है स्त्री प्रत्यय। क्या होता है, स्त्री प्रत्यय। जैसे आप कहिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए आप लिखे यहाँ पे आप लिखे दूध वाला, क्या लिखे, दूध वाला, ठीक है, और एक लिखे दूध वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे वाला है और यहाँ पे वाली है। क्या बताइए, इसका प्रयोग पुरुष के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता। और क्या इसका प्रयोग स्त्री के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दूध के लास्ट में ना लगा है वाला, तो जब बाद में कोई शब्द जुड़ता है तो उसका नाम होता है प्रत्यय। क्या नाम होता है, प्रत्यय। और जो पहले जुड़ता है वह कहलाता है उपसर्ग। अप्रत्यय नहीं, वो पहले जुड़ेगा तो उपसर्ग। क्या जुड़ेगा, उपसर्ग। जैसे बताइए, ये सब पहले जुड़ा है ना, ये सब पहले जुड़ा है ना, तो ये सब कहलाएगा उपसर्ग। जैसे असंभव, असंभव, तो असंभव में बताइए संभव के पहले क्या है, अ, तो अ क्या कहलाएगा आपका, अ क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। अ क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। यहाँ आपको समझना क्या है कि यदि म के बाद, ध्यान से समझेंगे, यदि म के बाद, किसके बाद बाबू, म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन माने य र ल व, या उष्म व्यंजन आ जाए, तालाब्य स, मूर्धन स, दंत स या ह, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, एक नोट याद रखना है कि यदि म के बाद म रहेगा, म के बाद क्या रहेगा, म रहेगा। नोट में याद रखना है आपको कि यदि म के बाद पुनः म आ जाएगा तब क्या करिएगा, म के बाद पुनः म आ जाएगा तो क्या कीजिएगा बाबू, हमारा एक ही नियम हर जगह अप्लाई नहीं होगा।
ये नहीं कि हम लोग सीख लिए कि हम म का अनुस्वार हो जाएगा तो जहां पे भी आएगा उसको अनुस्वार कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जरा देखिएगा सम्मति दिया हुआ है, क्या ऐसे सम्मति आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको सम्मान लिखना हो, क्या लिखना हो तो ऐसे सम्मान लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। ऐसे अगर आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि यदि म के बाद म आ जाए, म के बाद क्या आ जाए, म आ जाए, तब क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि म के बाद म आ जाएगा तो म का अब यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि म का आधा म लिखेंगे। देखिए ये म है ना, तो इसका आधा म लिखिएगा। तो एक तो मति पहले से है, एक मति कहाँ पहले से है। यहाँ पे देखिएगा म के बाद म रहेगा, म के बाद क्या रहेगा, म रहेगा। तो अगर सम्मति ऐसे लिखिएगा, सम्मति ऐसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आधा म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आधा म। तो म के बाद म रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा एक शब्द यहाँ पे होता है सम जमा मति, तो सम्मति नहीं होता है, सम्मति नहीं होता है। सम जमा मति हो जाता है संपत्ति। क्या हो जाता है, संपत्ति। लेकिन याद रखिएगा कि म के बाद म रहेगा तो म का क्या नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा। समझना क्या है, म के बाद म रहेगा तो म का अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि ये म किस में चेंज हो जाएगा, म किस में चेंज हो जाएगा बताइए, आधा म में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखिए म के बाद म रहेगा तो बताइए अनुस्वार होगा कि आधा म होगा, आधा म हो जाएगा। म के बाद म रहेगा तो आधा म हो जाएगा। अगर पूरा म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा म लिखिएगा तो गलत। या अगर आप जैसे संपत्ति, क्या ऐसे लिख सकते हैं आप बताइए, सम यहाँ पति, ऐसे संपत्ति कभी देखे हैं आप? नहीं देख सकते हैं। क्या आप ऐसे सम्मान देखे हैं? ऐसे सम्मान हो सकता है? नहीं हो सकता है। संपत्ति में बताइए, संपत्ति में आधा म होता है और सम्मान में भी क्या होता है, आधा म होता है। आपको बताए थे सम्मान से रिलेटेड 3 शब्द आपको बताए थे। एक समान, एक बताए थे समान, समान मीन्स होता है बराबर, समान मीन्स क्या होता है, बराबर। एक आपको समान बताए थे, समान, समान इसका अर्थ बताए थे आपको वस्तु। और एक होता है सम्मान, एक होता है सम्मान जिसका अर्थ होता है इज्जत, जिसका अर्थ क्या होता है, इज्जत। तो बताइए सम्मान में अनुस्वार होगा कि आधा म होगा, अनुस्वार होगा कि आधा म होगा। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा बाबू, आधा, आधा क्या होगा, म होगा। अब ये अगला संधि देखिएगा, अगला संधि क्या कह रहा है, अगले संधि का नाम क्या है जरा हमें बताइए, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कह रहा है। अगले संधि का नाम है विसर्ग संधि। गौर से समझेंगे विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। बाबू देखिए जब भी इस तरह का चिन्ह आप देखेंगे, इस तरह का जो चिन्ह देखेंगे, इसी का नाम होता है विसर्ग, इसी का नाम होता है विसर्ग। और इसका उच्चारण जो होता है, इसका जो उच्चारण होता है वह होता है ह, इसका उच्चारण होता है ह। याद रखिएगा विसर्ग जो होता है इसका उच्चारण होता है ह। जैसे अपना नाम लिख देंगे और विसर्ग लगा देंगे तो वो संस्कृत में नाम हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, संस्कृत में। जैसे राम में अगर विसर्ग लगा देंगे तो राम क्या हो जाएगा, विसर्ग हो, ये आपका संस्कृत का शब्द हो जाएगा। मोहना लिखिएगा ना, मोहना, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग, विसर्ग लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, संस्कृत में। अपना नाम संस्कृत में लिखने के लिए क्या करेंगे, बस उसमें अंत में विसर्ग जोड़ देंगे। अच्छा विसर्ग का उच्चारण क्या होगा, ह होगा। जैसे समझिएगा आप जैसे लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर आप लिखिएगा निःशुल्क, क्या लिखिएगा बाबू, निःशुल्क, निःशुल्क लिखिएगा ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी में इसको क्लोन के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन। आप देखिएगा कभी कभी एक बिंदु ऊपर रहता है और निचवा जो है एगो कमा रहता है, तो इसको सेमी क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमी क्लोन कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। अब विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, तो विसर्ग का उच्चारण होता है ह। अच्छा विसर्ग को अयोगवाह में रखा गया है। किस में रखा गया है, अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं, 2, अनुस्वार और विसर्ग।
अनुस्वार के बारे में हम लोग अभी पढ़े कि जैसे हमें संसार लिखना हो, संयोग लिखना हो, संरक्षण लिखना हो, तो उसमें हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है, जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है ना कि विसर्ग संधि, कौन संधि बाबू? विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ, किसके साथ? विसर्ग के साथ। तो इस रिश्ते का क्या नाम देंगे? विसर्ग। तब विसर्ग के साथ चाहे स्वर वर्ण का मेल हो, चाहे व्यंजन वर्ण का क्या हो, संधि हो, इस संधि को हम लोग कहेंगे कौन सा संधि? विसर्ग संधि। तो कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं? विसर्ग संधि। यहाँ पे देखिएगा बाबू, विसर्ग के साथ, यहाँ आपको विसर्ग दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है दूह जमा आत्मा, दूह जमा क्या? आत्मा। यहाँ पे देखिएगा, यह है विसर्ग, यह विसर्ग है, और ये आ है। आ स्वर है कि व्यंजन है? बोलिए, आ स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। तो यहाँ विसर्ग के साथ किस वर्ण का संधि हुआ है? स्वर संधि का। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है विसर्ग और यहाँ पे क्या है? गौ। तो क्या है? व्यंजन। तब विसर्ग के साथ स्वर का भी संधि हो सकता है और व्यंजन का भी संधि हो सकता है। इसमें जो परिवर्तन होगा उस संधि को हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे ही परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है दूह जमा आत्मा, दूह जमा आत्मा। यहाँ विसर्ग बदल जाएगा र में। विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में। यहाँ पे देखिए, विसर्ग र में बदल गया, और आत्मा में आ का कुछ मात्रा होता है कि नहीं होता है? तो आ का मात्रा क्या होता है? आकार। तो र में क्या हो गया? आकार। अच्छा, यहाँ पे दुर्गंध बताइए, क्या ऐसे हम लोग दुर्गंध लिख सकते हैं क्या? बताइए, क्या ऐसे हम लोग दुर्गंध लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसमें ना विसर्ग का रेफ वर्ण हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? रेफ वर्ण हो जाएगा। मतलब ये जो विसर्ग है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? रेफ वर्ण हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ग के ऊपर र है कि नहीं है? है, बोलिए। यहाँ ग के ऊपर र है? नहीं है। लेकिन यहाँ गंध के ऊपर, ग के ऊपर देखिए, यहाँ पे र है। ये क्या है? र है। अच्छा, र कई तरह से लिखा जाता है। र कई तरह से लिखा जाता है। जैसे आप समझिएगा, अगर आप कृति लिखते हैं, क्या कृति, तो ये भी आपका र है। या आप श्रृंगार लिखते हैं तो श्रृंगार में ये भी आपका क्या है? र। अच्छा, ये र नीचे भी लगता है और ऊपर भी लगता है। जैसे आप महर्षि लिखिएगा, महर्षि, क्या लिखिएगा? महर्षि लिखिएगा, तो ये र कहाँ चला जाता है? ऊपर। जैसे त्रिशा लिखिएगा या प्रिशा लिखिएगा या कृति लिखिएगा, तब री कहाँ चला आता है? नीचे चला आता है। अच्छा, ऐसे भी र लिखा जाता है। जैसे अगर आप कहेंगे क्रय मूल, क्रय मूल्य लिखते हैं ना, तो क्रय मूल में देखिए ये भी र होता है, ये भी र होता है। रेफ र भी होता है, पूरा र भी होता है। तो र कई तरह से लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? र कई तरह से लिखा जाता है। पूरा र भी लिख सकते हैं, रेफ र भी लिख सकते हैं। नीचे त्रिशा, प्रिशा, कृति, उसमें भी क्या होता है? र होता है। तो विसर्ग संधि हम लोग को समझना है। विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम लोग को समझना है। ध्यान से समझेंगे विसर्ग संधि का क्या नियम है। बताइए अय बाबू, विसर्ग का उच्चारण क्या होता है जी? विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? हाँ, विसर्ग का उच्चारण होता है ह। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? ह होता है। ध्यान से समझना है। विसर्ग संधि के नियम, किसका नियम बाबू? अय बताइए, किसका नियम? विसर्ग संधि के नियम। देखिए, विसर्ग संधि के निम्नलिखित नियम है, इस नियम को ध्यान से समझना है। कह रहा है कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो। विसर्ग के पहले कोई क्या हो बाबू? स्वर। ऐ सुनो, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि विसर्ग के पहले, तो विसर्ग माने यही चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है। यही चिन्ह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। तो कह रहा है कि विसर्ग के पहले, किसके पहले बाबू? विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, किसको छोड़कर? अ या आ को छोड़कर। अ और आ भी स्वर है, अ और आ भी स्वर है, लेकिन अ आ नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? अ आ नहीं आना चाहिए। बताइए, यहाँ पे क्या है? नी, नी है, और यहाँ पे क्या है? दू। तो बताइए, नी में छोटी छोटी की बड़ी? छोटी ही है। तो अ है कि नहीं है? नहीं है। इसमें दो वर्ण नहीं आएगा। क्या किया?
अ और आ को छोड़कर, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, अ या आ को छोड़कर, ठीक है, कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले कोई स्वर आए। क्या है बाबू? स्वर आए। लेकिन क्या क्या नहीं आए? तो अ आ नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? अ आ नहीं आना चाहिए। और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, किसके बाद बाबू? विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे अथवा वर्ग का तीसरा वर्ण रहे। बताओ ग कौन सा वर्ण होगा? तीसरा होगा कि नहीं? क ख ग। तो कोई स्वर रहे या तीसरा वर्ण रहे? कोई स्वर रहे या तीसरा वर्ण रहे। तीसरा क्या? क ख ग। बताइए यहाँ ग आया है कि नहीं आया है? बाबू तीसरा वर्ण रहे या चौथा वर्ण रहे? कौन सा वर्ण? चौथा। या क्या रहे? पांचवा वर्ण रहे। ग घ अंग, ग घ अंग, तीसरा चौथा पांचवा हो गया वर्ण रहे, अथवा य र ल व रहे, य र ल व, इतना वर्ण रहेगा ना, में से कोई एक वर्ण रहेगा तो जो विसर्ग है, क्या है बाबू? विसर्ग, उसके जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? र का। किसका प्रयोग करेंगे? र का। तो देखिए जो विसर्ग है, जो विसर्ग है उसके जगह पे किसका प्रयोग करना है? र का। आप जरा बताइए, ध्यान से समझिएगा, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उस शब्द को क्या कहते हैं? सार्थक की निरर्थक? बोलो, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा उसको सार्थक कहेंगे कि निरर्थक? आप निरर्थक कभी लिखे हैं जिंदगी में? इसके पहले शब्द विचार पढ़ाए थे आपको, तो शब्द विचार में आपको हम निरर्थक लिखना बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलिए, शब्द विचार में आपको हम निरर्थक लिखना बताए थे, याद आ रहा है? देखिए ध्यान से समझिए, शब्द विचार में हम लोग निरर्थक शब्द पढ़े थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कौन शब्द बाबू? देखिए अब एक तो हम नी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नी। तो नी लिख दिए, अब विसर्ग के जगह पे क्या लिखना है? र। क्या लिखना है? र लिखना है। तो र हो गया, र हो गया तो अ का कोई मात्रा होता है बाबू? तो इसमें कुछ बचा, फ के ऊपर र, क्या बचा? क। क्या पढ़ेंगे इसको? निरर्थक। क्या पढ़ेंगे? निरर्थक। विसर्ग के जगह पर क्या आ गया? र। विसर्ग के जगह पे र। तो जब विसर्ग के जगह पे क्या आ जाएगा? र, तो र आ गया, क्या हट गया? विसर्ग। तो जब विसर्ग हटेगा उसके बदले कुछ आएगा, तो अब र तो व्यंजन है, लेकिन हटा क्या? क्या हटा? विसर्ग। तो इससे मतलब नहीं है कि र आया है, मतलब इससे है कि विसर्ग हटा है, तब क्या आया है? र आया है। इसलिए इस संधि का नाम क्या होगा? विसर्ग संधि। यहाँ पे देखिएगा दूह जमा क्या दिया है? गंध। अच्छा, र को कहीं पे हम लोग पूरा र लिखते हैं, कहीं पे रेफ र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेफ र। तो यहाँ पे देखिएगा विसर्ग के बदले यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? रेफ र का। किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए यहाँ दू तो हम लोग लिख दिए, लिखे ना। अब बताइए यहाँ पे क्या है बाबू? विसर्ग। तब विसर्ग के बदले ये पूंछ देख रहे हैं आप? कौन मूछ कह रहा था? कोई क्या कह रहा था? तो यहाँ पे देखिए ग के ऊपर र है बाबू, और यहाँ पे क्या है? गंध है, तो गंध लिखे। तो दूह जमा गंध क्या होता है? दुर्गंध होता है। और नीह जमा अर्थक, अर्थक क्या होता है? निरर्थक होता है। बाबू नी जमा धन, बताओ क्या होगा? निर्धन। सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं आशीर्वाद शब्द लिखने में, सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं आशीर्वाद लिखने में, और सबसे ज्यादा विसर्ग संधि से प्रश्न पूछता है तो यही पूछता है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है? आशी जमा वाद, आशी जमा वाद, समझ रहे हैं ना? आशी जमा वाद, समझिए। ये जो आशी देख रहे हैं ना बाबू, आशी, आशी जो शब्द देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है हर्ष या खुशी, हर्ष या खुशी। और हर्ष और खुशी को ही अंग्रेजी में डिलाइट के नाम से जाना जाता है। हर्ष या खुशी को ही डिलाइट के नाम से जाना जाता है। आशी का अर्थ क्या होता है? आपको बता दे कि मेरी एक गुड़िया है, उसका नाम क्या है? आशी है। समझ रहे हैं ना? अच्छा देखिए इत्तेफाक, देखिए हम लोग को ये पता नहीं था, हम लोग को ये पता नहीं था। देखिए ईश्वर की कृपा, ये इंस्टीट्यूट 2012 से चल रहा है, 2012 से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हम डिलाइट के नाम से। बात समझ रहे हैं ना? हम पढ़ा रहे हैं 2012 से,
और 2012 में कोचिंग का नाम हमने बनाया क्या, डिलाइट। अच्छा, डिलाइट का अर्थ क्या होता है, खुशी या हर्ष। आप जब इसका पर्यायवाची शब्द देखेंगे ना, तो हर्ष और खुशी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, आशी होता है। बात समझ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट का भी नाम आशी, बेटी का नाम भी आशी, उसी के नाम पे आपका संस्था चल रहा है, डिलाइट इंस्टीट्यूट। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ देखिए, अरे देखिए किसी का भी तो नाम आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। देखिए पहले लोग, कोई भी व्यक्ति पहले अपने लिए जीता है। किसके लिए जीता है, अपने लिए जीता है, खुद के लिए जीता है। लेकिन जब उसके घर में कोई नया क्या जाता है, मेहमान अतिथि आ जाता है, फिर माता पिता अपना जिंदगी छोड़ करके उस बाल बच्चे के लिए जीना क्या कर देते हैं, शुरू कर। आज आप देखेंगे मम्मी एक रोटी कम खाती है, लेकिन आपको एक रोटी ज्यादा खिलाती है। उसको ना, मम्मी को इस बात की खुशी है कि देखिए कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं ना, उनको माँ बाप नहीं चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में उन्हें दुख हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो आप जो है ना उनके अंग हैं, उनके क्या हैं, अंग हैं। इसलिए माँ बाप खुद को दुख में रह करके अपने बेटा बेटी को दुख में नहीं रखना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन वही बेटा बेटी जब कुछ पढ़ लिख लेते हैं, समझ रहे हैं ना, तो आज तो इतना दुख दे रहे हैं कि आपको सही बताएं हकीकत, कि आज का एनवायरनमेंट देखकर और बच्चों का रिएक्शन देख करके, बात समझ रहे हैं ना, एक ऐसा समय आएगा लोग लड़कियों को पैदा करने से डरेंगे। पैदा करने से समाज में इतनी गंदगी मतलब फैल रही है ना, कि भले लोग कहते हैं ना कि जैसा क्या बोलते हैं, ये जैसा पिसान वैसा रोटी और जैसी माई वैसी बेटी, ऐसा पहले लोग कहावत कहते थे। क्या कहावत कहते थे, आप देखिएगा, अगर आटा सही नहीं होगा ना, आप लोग खाना वाना बनाते होंगे, अगर आटा सही नहीं हो, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, रोटी बढ़िया बनेगा, नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। आटा सही नहीं होगा तो रोटी अच्छा नहीं बनेगा, और माँ अच्छी नहीं हो तो बेटी भी अच्छी नहीं हो सकती है। ऐसा लोगों का कहावत था, पहले के लोग कहते थे। लेकिन अभी जनरेशन बदल गया है। आप देखेंगे गांव में एक एक शरीफ आदमी जो है ना, उसका भी बेटा बेटी बिगड़ जा रहा है, उसका भी बेटा बेटी क्या कर रहा है, बिगड़ जा रहा है। अच्छा आप देखिएगा, किसी लड़की को बाहर जाने से 12 बजे रोका जाता है, लेकिन किसी लड़के को 12 बजे जाने से रोका जाता है, नहीं रोका जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और अक्सर लोगों को डर किससे होता है, लड़कियों से। लेकिन अक्सर गलती कौन करते हैं, लड़के। अक्सर गलती कौन करते हैं, लड़के। नियम दोनों के लिए समान होना चाहिए। अगर 12 बजे आप अपने बेटा से पूछ रहे हैं, बेटी से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो बेटा से भी पूछिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर वो कहता है कि नहीं हम किसी पार्टी फंक्शन क्लब कहीं भी जा रहे हैं, तो आप बोलिए कि नहीं इजाजत नहीं है, क्योंकि हो सकता है तुम भी किसी के बच्ची का लाइफ क्या कर सकते हो, खराब कर सकते हो। तो ऐसा सोच गार्जियन नहीं रखता है। ऐसा कोई रखता है, अरे बेटा है कुछ भी करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन चीजों पे हम लोग को ध्यान देना है। जनरेशन आने वाले समय में अगर हम लोग ऐसा ध्यान नहीं देंगे, आपको हम लिखित दे रहे हैं कि लोग बेटी को पैदा करने से डरेंगे। बताइए, आप उम्र भर एक माता पिता अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ दांव पर लगा करके आपके पढ़ाई लिखाई, आपके अच्छे भलाई के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। और जब आप बड़े होते हैं तो अपने जीवन का फैसला आप स्वयं लेने लगते हैं, और फिर माँ बाप को कहते हैं आप मेरे लिए किए क्या है, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी में मैं खुद डिसीजन लूंगी, मैं खुद निर्णय लूंगी कि मुझे क्या करना है। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। जिस दिन आप करेंगे, आपका भी एक समय आएगा कि आपकी भी शादी विवाह होगी, आपके भी बाल बच्चे होंगे, और आप जिस तरह से अपने संतान के माँ बाप के साथ करेंगे, आपका संतान भी वैसा करेगा, 100% करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा कभी आप नहीं करेंगे कि आपकी वजह से आपके माँ बाप को, आपके घर वाले को कभी भी सर जो है किसी और के सामने झुकाना पड़े। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन संधि, विसर्ग संधि। आपका खत्म हो गया कौन संधि, व्यंजन संधि और एक स्वर संधि। दो संधि आपका खत्म हो गया, एक कौन सा बाबू, स्वर संधि, और दूसरा क्या, व्यंजन संधि। कल से हम लोग जानेंगे किस संधि के बारे में, विसर्ग संधि के बारे में। किस संधि के बारे में, विसर्ग संधि के। सेव कर दो बेटी, कहाँ गया,
सेव करो उसको।